लाइक करो और कमेंट लेट्स टॉक टू कंटिन्यू 96 रूठ न मनाना। वन्या उसे घूरते हुए बोली, कभी कभी समझ नहीं आता कि आप ज्यादा छोटे हैं या वेद। ये बोलते हुए वह यक्षित को बेड से उठाकर खींचते हुए क्लोजेट रूम की तरफ ले जाने लगी। वहां पहुंचकर यक्षित जैसे ही वन्या को अंदर खींचने के लिए होता है, वन्या उसे घूरते हुए बोली, सोचना भी मत यक्षित, मैं आपको बता रही हूँ, अगर हमारा बेबी आपकी तरह बेशरम हुआ न तो मैं आपको छोड़ने नहीं वाली। उद्धरण चिन्ह। अब आगे यक्षित अपनी वाइफी की बातें सुनकर स्माइल करता है और वन्या को छोड़कर अंदर क्लोजेट रूम में चला जाता है। वन्या नीचे किचन की तरफ यक्षित की कॉफी बनाने के लिए आ जाती है। थोड़ी देर में ही यक्षित कपड़े पहनकर बाहर आ जाता है। इस वक्त वह लोअर टी शर्ट में था। वह लैपटॉप लेकर सोफे पर बैठ जाता है और अपना काम करने लगा। ओबरॉय एंटरप्राइजेस। विवेक अपने कैबिन में बैठा हुआ जीविका के बारे में ही सोच रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जीविका उसे बिना बताए ऑफिस से कैसे चली गई। वह उसके वर्कप्लेस पर भी गया था, पर वह वहां नहीं थी। वन्या से पता चला कि जीविका घर आ गई है। ऊपर से जीविका का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। विवेक को लगने लगा कि जीविका उससे नाराज तो नहीं है, क्योंकि उसने 4-5 बार कॉल किया, पर फिर भी उसने कॉल नहीं उठाया और अब तो उसका फोन ही स्विच ऑफ आ रहा था। विवेक को अब जीविका का टेंशन होने लगी, इसलिए उसने सीधे वन्या को कॉल किया, पर गलती से यक्षित के कॉन्टैक्ट नंबर पर हाथ टच हो गया। विवेक को भी इस बात का होश नहीं रहा। यक्षित ने काम करते हुए जैसे ही कॉल पिक किया, दूसरे तरफ से विवेक बोला, हेलो भाभी, क्या आप जीविका से मेरी बात करा सकती हैं? उद्धरण चिन्ह। यक्षित ने एक नज़र घूरकर फोन की स्क्रीन को देखा और कहा, आज क्या तूने भांग पी ली है? पहले देख तो ले कि कॉल भाभी को लगाया है या भाई को। उद्धरण चिन्ह। अब जाकर विवेक ने फोन की स्क्रीन को देखा तो अपने माथे को रब करने लगा। वह अपनी सर्द आवाज में बोला, सॉरी भाई, मैं वन्या भाभी को कॉल कर रहा था, पर गलती से तुझे लग गई। उद्धरण चिन्ह। यक्षित अपनी सर्द आवाज में बोला, और तेरे चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? उद्धरण चिन्ह। विवेक फोन को खुद से दूर करके बोला, क्या यक्षित ने मेरे कैबिन में भी सीक्रेट कैमरास लगवा दिए हैं और मुझ पर नजर रखे हुए है? उद्धरण चिन्ह। यक्षित, अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाने की जरूरत नहीं है। तेरी आवाज से ही लग रहा है कि तू कितना परेशान है। चल अब बता, इस बार क्या कांड कर दिया तूने? उद्धरण चिन्ह। विवेक अपना मुंह लटकाते हुए बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं हर वक्त कांड ही करता रहता हूँ? उद्धरण चिन्ह। यक्षित, सीधे पॉइंट पर आओ और बताओ क्या बात है, कहीं मैटर जीविका का तो नहीं है? उद्धरण चिन्ह। विवेक, आप तो साक्षात अंतर्यामी हैं, आपसे क्या छिपा है? उद्धरण चिन्ह। यक्षित, आप ज्यादा नौटंकी मत कर और बता क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। विवेक यक्षित को सारी बात बता देता है। वह टेंशन भरे लहजे में बोला, भाई सच में मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर जीविका को हुआ क्या है। वो न तो मेरा कॉल उठा रही है, इनफैक्ट अभी तो फोन स्विच ऑफ कर दिया उसने। उद्धरण चिन्ह। यक्षित, तू एक काम क्यों नहीं करता? तू यहाँ खुद ही आ जा और जीविका से बात कर ले। विवेक को भी यक्षित का ये आइडिया सही लगा। उसने कॉल डिस्कनेक्ट किया और ऑफिस से सीधे घर के लिए निकल गया। फ्रेश होकर रेडी होकर वह सिन्हानिया मेंशन के लिए निकल गया। यक्षित अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। वेद की आंखें खुल चुकी थी। वह अपनी आंखें मीचते हुए अपने छोटे बेड से उतरकर अपने मॉम डैड के कमरे की तरफ जाने लगा। दरवाजा पहले से खुला हुआ था, इसलिए वेद फुदकते हुए अंदर आ गया। यक्षित काम करने में इतना बिजी था कि उसे पता ही नहीं चला कि वेद कमरे में आया है। वेद एक जगह खड़े होकर अपने डैडी को ध्यान से काम करते हुए देखने लगा। उसने कोई शोर नहीं किया और आहिस्ते से सोफे के पास आकर सोफे पर चढ़ गया। अब यक्षित को वेद के होने का एहसास हो चुका था। वेद अपने छोटे छोटे हाथों का इस्तेमाल करके यक्षित के कंधे पर लटकने लगा। यक्षित स्माइल करते हुए अपने काम पर लगा रहा। वेद कभी यक्षित की पीठ पर चढ़ने की कोशिश करता तो कभी उसके कंधे पर लटक जाता। फिर वह आहिस्ते से यक्षित की गोद में बैठकर अपना सिर बाहर निकालकर अपने डैडी की तरफ देखते हुए अपनी क्यूट वॉइस में बोला, डैडी। यक्षित ने झुककर आहिस्ते से वेद के होंठों को चूम लिया और अपने एक हाथ से वेद के सिर को सहलाने लगा। यक्षित का ध्यान अभी भी अपने काम पर था। वेद अपनी क्यूट वॉइस में बोला, डैडी, वेदांश को आपके साथ खेलना है। यक्षित वेद को अपनी गोद में ठीक से बिठाते हुए लैपटॉप पर काम करते हुए बोला, बेटा बस थोड़ी देर और फिर डैडी आपके साथ खेलेंगे, ओके? उद्धरण चिन्ह। पर वेद भी जिद करते हुए बोला, नहीं डैडी, वेदांश को अभी आपके साथ खेलना है। आप तो वेदांश को टाइम ही नहीं देते हो आजकल। ये बोलते हुए वह अपना मुंह फुला लेता है।
वहीं वन्या अपने हाथों में यक्षित की कॉफी और अपनी तिलाते हुए वेद की क्यूट क्यूट बातें सुन लेती है और स्माइल करते हुए दोनों बाप बेटों को देखने लगती है। वेद की प्यारी बातें सुनकर यक्षित भी स्माइल करने से खुद को रोक नहीं पाता। उसका काम खत्म हो चुका था, इसलिए उसने लैपटॉप को बंद करके साइड में रख दिया और वन्या के हाथों से कॉफी ले लिया। वन्या यक्षित के बगल में सोफे पर बैठते हुए बोली, बेबी आजकल डैडी आपको बिल्कुल टाइम नहीं देते। उद्धरण चिन्ह। वेद अपने फुले हुए गालों के साथ बोला, यच मम्मा यू आर लाइट। उसकी प्यारी प्यारी बातें सुनकर वन्या स्माइल करने से खुद को रोक नहीं पाई। यक्षित कॉफी एक सिप लेकर उसे कॉफी टेबल पर रख देता है और वेद को अपनी गोद में लेकर उसे प्यार करता है। यक्षित उसके फुले हुए गुलाबी गालों पर किस करते हुए बोला, अच्छा तो ये बात है, चलो बेटा आज डैडी आपकी ये शिकायत दूर कर देते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वेद का चेहरा खिल उठा। वह अपने डैडी की तरफ देखते हुए बोला, डैडी क्या आप वेदांश के साथ खेलेंगे? यक्षित उसकी पीठ को प्यार से सहलाते हुए बोला, यस बेटा आज वेद और डैडी खेलेंगे। उद्धरण चिन्ह। वेद चाहते हुए बोला, ये बहुत मजा आएगा, मम्मा आप भी हमारे साथ खेलो ना। वन्या चाय पीते हुए स्माइल करके वेद की तरफ देखकर बोली, बेबी मम्मा को बहुत काम है, आप और डैडी खेलो ओके। उद्धरण चिन्ह। कुछ सोचते हुए वेद बोला, ओके मम्मा। फिर वह यक्षित के हाथ को अपने छोटे छोटे हाथों से पकड़ने की कोशिश करते हुए बोला, तले डैडी। उद्धरण चिन्ह। वन्या दोनों की तरफ देखते हुए बोली, अरे बेटा पहले डैडी को उनकी कॉफी तो खत्म करने दो, उसके बाद जाना, ओके। फिर यक्षित अपनी कॉफी पीने लगा। वेद बड़े ध्यान से अपने मम्मा और डैडी को कॉफी पीते हुए देख रहा था। अपनी तरफ यूं ध्यान से देखता देख वन्या उसकी तरफ देखते हुए बोली, बेबी क्या हुआ, आप अपने मम्मा डैडी को ऐसे क्यों देख रहे हो बेटा? उद्धरण चिन्ह। वह दोनों की तरफ आस भरी नजरों से देखते हुए अपनी क्यूट वॉइस में बोला, मम्मा डैडी मेरी बेबी प्लीछेज कब आएगी? मुझे उच्छ के साथ खेलना है, आज तक को भी बेबी प्लीछेज के साथ खेलना है। उद्धरण चिन्ह। यक्षित और वन्या दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं। जितना इंतजार वेद को अपनी बेबी प्रिंसेस की थी, उतनी ही जल्दी यक्षित और वन्या को भी अपनी नन्ही राजकुमारी या नन्हे राजकुमार की थी। यक्षित वेद के गालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, बेबी अब जल्दी आपको आपकी बेबी प्रिंसेस मिल जाएगी। ये सुनकर तो वेद जैसे खुशी से उछलने लगा। वह अपनी मम्मा के पास जाकर वन्या के पेट को ध्यान से देखने लगा। यक्षित वेद के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, बेबी आप क्या देख रहे हो? उद्धरण चिन्ह। वेद ने एक नज़र अपनी मम्मा को देखा, फिर अपने छोटे छोटे हाथ वन्या के पेट पर रखकर अपनी क्यूट वॉइस में बोला, मम्मा पहले मेरी बेबी प्लीछेज आपकी तमी में आएगी ना फिर मिले पाँच। उद्धरण चिन्ह। वेद की समझदारी से भरी बातें सुनकर यक्षित और वन्या एक दूसरे की तरह हैरानी से देखने लगे। वन्या वेद के सिर को प्यार से सहलाते हुए बोली, बेबी ये आपने कहाँ से सीखा? उद्धरण चिन्ह। वेद अपनी क्यूट वॉइस में बोला, मम्मा मेरी बेस्ट फ्रेंड आजता है ना, उसने मुझे कहा था कि मुझे इतनी जल्दी मेरी बेबी प्लीछेज नहीं मिलेगी, पहले वो मम्मा की तमी में आएगी फिर मिले पाँच। वन्या उसके गालों पर किस करते हुए बोली, बिल्कुल सही कहा था आस्था ने। उद्धरण चिन्ह। वेद अपने डैडी की तरफ देखते हुए बोला, डैडी क्या बेबीज बहुत छोटे छोटे होते हैं? वेद के इस मासूम सवाल पर वेद स्माइल करते हुए उसके गालों को आहिस्ते से पींच करते हुए बोला, यस माय बॉय, बेबी बहुत छोटे छोटे होते हैं, जैसे कि आप भी तो बहुत छोटे से थे जब इस दुनिया में आपने कदम रखा था तब। आपके छोटे छोटे गुलाबी से गाल, छोटी सी गुलाबी होंठ, छोटे छोटे हाथ और आंखें भी एकदम गोल गोल सी। उद्धरण चिन्ह। ये बताते हुए यक्षित उस मोमेंट में चला गया था जब वेद का जन्म हुआ था। यक्षित अपने सबसे अच्छे दोस्त साकेत के साथ हॉस्पिटल में ही मौजूद था जब सृष्टि लेबर रूम में थी। जब लेबर रूम से किसी छोटे बच्चे की रोने की आवाज आई थी तो यक्षित और साकेत ने एक दूसरे को गले लगा लिया था। दोनों अंदर गए थे और बच्चे को भी माँ बाप से पहले यक्षित ने ही देखा था। यक्षित अपनी बेस्ट फ्रेंड सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, सृष्टि बेबी बहुत ही क्यूट है। ये सुनकर सृष्टि की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। साकेत और सृष्टि ने तो पहले ही कह दिया था कि भले ही वेद उनका बेटा है, पर उस पर यक्षित का हक भी बराबर होगा। उस मोमेंट को याद करके यक्षित के फेस पर एक दर्द भरी स्माइल आ गई, क्योंकि आज वेद तो उसके पास था, पर उस रोड एक्सीडेंट में यक्षित ने अपने प्यारे दोस्त जिसे वह भाई की तरह मानता था और उसकी वाइफ सृष्टि को खो दिया था। यक्षित को इस तरह देखकर वन्या ने उसके हाथों पर अपने हाथ रख दिए, जिससे यक्षित वन्या की तरफ देखने लगा। उनके ध्यान को वेद की क्यूट वॉइस ने तोड़ा, डैडी क्या मैं बहुत क्यूट था? वेद तो अब अपने असली मॉम डैड को भूल ही चुका था।
अब यक्षित और वन्या ही उसके लिए उसके मॉम डैड थे। वह इन दोनों से इतना ज्यादा प्यार करता था जितना तो उसने अपने असली माँ बाप से नहीं किया होगा। यक्षित उसे अपने गोद में बिठाकर उसके गालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, हाँ बेटे, आप सबसे क्यूट थे। वेद अपने मॉम डैड को अपनी टिमटिमाती आंखों से देखते हुए बोला, डैडी, वेदांश को आपके और मम्मा के साथ गार्डन में खेलना है। उद्धरण चिन्ह। यक्षित ने मना नहीं किया। वह स्माइल करते हुए वेद को अपनी गोद में उठा लिया और रूम से बाहर जाने लगा। वन्या भी उनके पीछे पीछे जाने लगी। दोनों गार्डन में आ गए और वेद नीचे उतरकर अपने मम्मा और डैडी का एक हाथ पकड़कर गार्डन में इधर उधर फुदकने लगा। ये करते हुए वह बेहद क्यूट लग रहा था। तभी सिन्हानिया मैंशन में एक ब्लैक मर्सिडीज आकर रुकी। यक्षित समझ गया कि ये विवेक ही होगा। वह कार से बाहर आकर अंदर की तरफ आने लगा तो उसे रास्ते में यक्षित, वन्या और वेद मिल गए। विवेक को देखकर वेद उसकी तरफ दौड़ते हुए बोला, विवेक तातो। उद्धरण चिन्ह। वेद की क्यूटनेस को देखकर विवेक की मायूसी 1 मिनट में गायब हो गई। विवेक वेद के छोटे छोटे गालों पर किस करते हुए बोला, चैंप, आप यहाँ क्या कर रहे थे बेटा? वेद विवेक की तरफ देखते हुए बोला, अपने मम्मा और डैडी के साथ गार्डन में खेल रहा था अंकल। विवेक उसकी तरफ देखते हुए बोला, वेरी गुड बेटा। फिर वह आहिस्ते से वेद को अपनी गोद से उतार देता है, जिससे वह गार्डन में ही इधर उधर फुदकने लगता है। विवेक वन्या और यक्षित को ग्रीट करता है। वन्या उसकी तरफ देखते हुए बोली, विवेक, आप यहाँ? विवेक अपना मुंह लटकाए हुए बोला, हाँ भाभी, मैं यहाँ। लगता है आपकी प्यारी बहन मुझसे रूठ गई है। बस यही सोच सोचकर मेरी जान निकली जा रही है। विवेक ने ये बहुत धीरे कहा, जिससे वन्या ठीक से सुन नहीं पाई। वह विवेक की तरफ देखते हुए बोली, कुछ कहा आपने? विवेक, भाभी, वो मैं जीविका को देखने आया था। मेरा मतलब है कि वो आज बिना बताए ऑफिस से घर आ गई थी ना, तो मुझे उसकी फिक्र हो रही थी। उद्धरण चिन्ह। वन्या विवेक की तरफ देख रही थी। उसे ऐसा फील हो रहा था कि विवेक कुछ छिपा रहा है। वह उसकी तरफ देखते हुए बोली, विवेक, जीविका और आपके बीच सब ठीक है ना? मैंने जीविका को भी नोटिस किया, वो भी कुछ मुरझाई सी लग। 97 शादी की बात। वन्या विवेक की तरफ देख रही थी। उसे ऐसा फील हो रहा था कि विवेक कुछ छिपा रहा है। वह उसकी तरफ देखते हुए बोली, विवेक, जीविका और आपके बीच सब ठीक है ना? मैंने जीविका को भी नोटिस किया, वो भी कुछ मुरझाई सी लग रही थी। उद्धरण चिन्ह। अब आगे। वन्या की बातें सुनकर तो विवेक को अपना डर हकीकत में बदलता हुआ नजर आया। वह वन्या की तरफ देखते हुए बोला, भाभी, जीविका कहाँ है? वन्या उसकी तरफ देखते हुए बोली, अपने कमरे में होगी। उद्धरण चिन्ह। विवेक वहां से उसके कमरे की तरफ जाते हुए बोला, मैं उसे देखकर आता हूँ। ये बोलते हुए वह उस तरफ जाने लगा। वन्या कंफ्यूज्ड होकर कभी विवेक को जाते हुए देखती तो कभी यक्षित को देखती। यक्षित ने कुछ नहीं कहा और वेद की तरफ देखने लगा। उसने देखा कि वेद पूल साइड वाले एरिया की तरफ दौड़ रहा है। यक्षित उसे रोकते हुए उसके पीछे पीछे जाते हुए बोला, बेटा, शैतानी नहीं, चलो डैडी के पास आओ। पर पानी देखकर तो बच्चे वैसे ही एक्साइटेड हो जाते हैं। तो वेद भी कहाँ पीछे रहने वाला था। वह भागकर पूल के पास चला गया और अपने छोटे छोटे हाथों में पानी भरकर पानी से खेलने लगा। वन्या भी यक्षित के पीछे पीछे चली गई। वेद अपने डैडी को देखते हुए उस पर भी पानी छिड़क देता है, फिर खिलखिलाकर हंसने लगा। वह अपने डैडी की तरफ देखकर खिलखिलाते हुए बोला, ये। वेदांश ने डैडी को भीगा दिया। यक्षित ने तुरंत वेद को गोद में उठा लिया। वेद नीचे उतरने के लिए मचलते हुए बोला, डैडी प्लीज मुझे नीचे उतारिए, मुझे और खेलना है, मम्मा को भी पानी में भीगाना है, बिल्कुल आपकी तरह। उद्धरण चिन्ह। यक्षित अपने बेबी को छोटी आंखों से घूरते हुए बोला, बेबी, शैतानी नहीं, पूल गहरा है, आप गिर गए तो डूब जाओगे, इसलिए शैतानी बिल्कुल भी नहीं हम। पर वेद फिर भी नहीं मान रहा था। उसे तो हर हाल में पानी में खेलना था। तभी वहां पर वन्या आ जाती है। वह वेद की तरफ देखते हुए बोली, बेबी, वेरी बैड, आप तो अपने मम्मा डैडी के अच्छे बच्चे हो ना। उद्धरण चिन्ह। वेद वन्या की तरफ देखते हुए मासूमियत में हाँ में सिर हिला देता है। वन्या उसकी तरफ देखते हुए बोली, तो मम्मा ने आपको क्या सिखाया है? अच्छे बच्चे अपने मम्मा डैडी की बात। इतना कहकर वन्या ने अपने शब्द अधूरे छोड़ दिए। वेद अपनी मम्मा की बातों को पूरी करते हुए बोला, अच्छे बच्चे मम्मा और डैडी की बात मानते हैं। यक्षित ने अपने बेबी को ही देख रहा था जो चुपचाप अपनी मम्मा की हाँ में हाँ मिला रहा था। वन्या वेद को अपनी गोद में लेते हुए बोली, बेबी, आपको पानी में खेलना है ना? वेद ने हाँ में सिर हिला दिया। तो वन्या उसकी तरफ देखते हुए बोली,
ठीक है, मम्मा और डैडी आपको हॉलिडे पर वाटर पार्क लेकर जाएंगे, पर यहाँ कोई शैतानी नहीं, ओके बच्चा। उद्धरण चिन्ह। वेद वन्या की बात आसानी से मान गया। उसने स्माइल करते हुए ओके मम्मा कहा। यक्षित अपने बेबी के गालों को आहिस्ते से पींच करते हुए बोला, हम तो शैतानी सिर्फ डैडी के साथ सूझती है ना? उद्धरण चिन्ह। वेद भी मासूमियत में बोला, क्योंकि डैडी आप ही तो बोलते हो मैं आपका लाडला हूँ, चलिए। वेद की क्यूट बातें सुनकर यक्षित स्माइल करते हुए उसे अपनी गोद में ले लेता है। वेद अपने डैडी के गर्दन के चारों तरफ अपने हाथ लपेट लेता है। वह मैंशन के अंदर की तरफ जाते हुए बोला, चलिए बेबी, जाकर आपके विवेक अंकल को देखते हैं। उद्धरण चिन्ह। विवेक जीविका के कमरे के दरवाजे को खोलकर अंदर चला जाता है। डोर पहले से खुला था, इसलिए वह सीधे अंदर चला गया। जीविका को भी पता चल गया था कि कोई आया है, इसलिए उसने तुरंत अपने आंसू पोंछ लिए और सोने का नाटक करने लगी। पर विवेक ने उसकी सिसकियों की आवाज़ पहले ही सुन ली थी। वह जीविका के पास जाकर खड़ा हो गया और बोला, जीविका। जीविका को यह एक्सपेक्टेड नहीं था कि यूं इस तरह बिना बताए ऑफिस से आ जाने पर विवेक सीधे उसके कमरे में आ जाएगा। पर जीविका ने विवेक की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और अपनी एक्टिंग जारी रखी। अब विवेक को उसकी टेंशन होने लगी थी, क्योंकि वह समझ गया था कि जीविका अभी रो रही थी। वह जीविका के सिरहाने के पास बैठते हुए बोला, जीविका मुझे पता है तुम सो नहीं रही हो। तुम ऑफिस से अचानक क्यों आ गई और तुमने मेरे कॉल्स रिसीव क्यों नहीं किए? तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था। उद्धरण चिन्ह। पर जीविका अभी भी खामोश थी। विवेक अपनी कोशिश जारी रखते हुए बोला, जीविका प्लीज मुझे बताओ, तुम आज ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? जीविका समझ गई थी कि विवेक उससे बात किए बगैर वहां से नहीं जाने वाला, इसलिए वह अपने आंसू भरे चेहरे के साथ विवेक की तरफ देखते हुए बोली, मिस्टर विवेक सिंह ओब्रॉय, आपको तो इस वक्त अपनी कंपनी में होना चाहिए ना, आप एक नॉर्मल सी इंटर्न के पास क्या कर रहे हैं? ये बोलते हुए जीविका की आंखों से आंसू बहने लगे। विवेक को जिसका डर था वही हुआ था। जीविका को उसके कंपनी का सीईओ होने की सच्चाई किसी और से पता चल चुकी थी। अब विवेक पछता रहा था कि क्यों उसने जीविका को ये बताने में देर कर दी। जीविका का ये रिएक्शन लाजमी था। विवेक समझ पा रहा था कि इस वक्त जीविका को कितनी तकलीफ महसूस हो रही होगी। वह जीविका के बहते आंसुओं को पोंछते हुए उसकी तरफ देखकर बोला, जीविका मेरी बात सुनो। जीविका अपनी आंसू भरी आंखों के साथ विवेक से बोली, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी मिस्टर ओब्रॉय, और आपको मेरे पीछे टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, आप जा सकते हैं। जीविका ने यह बहुत भारी मन से कहा था। आज सच में उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, क्योंकि वह विवेक से प्यार जो करने लगी थी। ऐसे में विवेक की सच्चाई का पता चलना, वो भी किसी और से, जीविका के लिए ये हॉट ब्रेक की तरह था। यकायक जीविका की आंखों से आंसू बहने लगे। विवेक का दिल उसे रोता देख बहुत घबरा रहा था। वह जैसे ही उसे चुप कराने के लिए उसके पास गया, जीविका ने उसके हाथों को झटक दिया और कहा, इतना चोट पहुंचाने के बाद भी आपका मन नहीं भरा? प्लीज़ आप मेरी नज़रों से दूर हो जाए, वरना आपको जितनी बार देखूंगी उतनी बार मेरा दिल टूटेगा। उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए वह टूटकर रोने लगी और बेड पर बैठ गई। विवेक उसके बगल में बैठ गया। वह जीविका की तरफ अपने हाथ बढ़ाकर बोला, जीविका प्लीज़ मेरी बात सुनो। जीविका उसके हाथों को गुस्से से झटकते हुए बोली, नहीं सुनना मुझे आपकी बात, समझ गया आप। ये बोलते हुए वह एक बार फिर से रोने लगी। विवेक ने उसे अपने करीब खींच लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। जीविका उससे छूटने के लिए छटपटाती है, खुद को उससे दूर करने की कोशिश भी करती है। विवेक को पता थी कि जीविका यही करने वाली है, इसलिए उसने पहले ही जीविका पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद भी जब जीविका उससे छूटने में कामयाब नहीं हुई तो उसने रोते हुए खुद को विवेक की बाहों में ढीला छोड़ दिया। विवेक ने उसे आहिस्ते से अपनी बाहों में थाम लिया। उसने झुककर जीविका के सिर पर किस कर लिया। जीविका की हालत देखकर वह समझ गया था कि जाने अनजाने में ही सही, पर उसने उसे बहुत हट कर दिया। जीविका के रोने की आवाज़ें बाहर तक आ रही थी, क्योंकि कमरे का दरवाज़ा खुला था। जब वन्या ने ये सुना तो उसे जीविका की बहुत फिक्र होने लगी। वह उसके कमरे की तरफ कदम बढ़ाने ही वाली थी कि यक्षित ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। वह उसकी तरफ देखते हुए बोला, ये उन दोनों के बीच का मामला है, इसलिए उन्हें सॉल्व करने दो। उद्धरण चिन्ह। वन्या ने भी हाँ में सिर हिला दी, पर उसे जीविका की फिक्र भी बराबर थी। जीविका थोड़ी देर शांत रहने के बाद अपने आंखों में आंसू लेकर बोली, मिस्टर ओब्रॉय आप बहुत बुरे हो, आप बहुत झूठे भी हो। आपने मुझसे सच छिपाया, आपने इतने दिनों तक मुझे धोखे में रखा, पर मैं बेवकूफ़ आपकी बातें समझ ही नहीं पाई। उद्धरण चिन्ह।
विवेक जीविका की तरफ देखते हुए बोला, जीविका ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तुम्हें बेवकूफ़ नहीं बनाया है। जीविका उसकी तरफ अपनी लाल आंखों से देखते हुए बोली, आपको सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे सच पता चल चुका है। ये बोलते हुए वह जैसे ही जाने को हुई, विवेक ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और सख्त लहजे में कहा, जीविका जब मैं कह रहा हूँ कि तुम मेरी बात सुनोगी तो तुम सुनोगी। उद्धरण चिन्ह। विवेक का ये डोमिनेटिंग नेचर देख जीविका को बहुत गुस्सा आ गया। वह विवेक की तरफ गुस्से से घूरते हुए बोली, आप होते कौन हैं मुझे टोकने वाले। ये बोलते हुए वह विवेक का हाथ झटक कर बाहर आ जाती है। विवेक उसे देखता ही रह जाता है। वह समझ गया था कि इस बार जीविका को मनाना आसान नहीं होने वाला। ये सोचते हुए वह भी जीविका के रूम के बाहर आ जाता है। सामने में अनय और दृष्टि होते हैं। जीविका वहां से जाने ही वाली थी कि तभी दृष्टि ने ही उसे रोक लिया था, इसलिए न चाहते हुए भी उसे वहां रुकना पड़ा। वन्या दृष्टि और अनय के चेहरे की चमक देखकर समझ गई कि जरूर कोई बड़ी बात है। वन्या दृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, आखिर इस मुस्कान का राज क्या है। अनय दृष्टि की तरफ एक नज़र देखकर सबकी देखते हुए बोला, दृष्टि और मेरी इसी वीक शादी होने वाली है। इनफैक्ट एक दिन बाद हम दोनों की हल्दी है। उद्धरण चिन्ह। विवेक ने भी उनकी शादी की न्यूज़ सुन ली। उनकी शादी की खबर सुनकर वन्या तो खुशी के मारे झूमने ही लगी थी। वह दृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, आई एम सो एक्साइटेड फॉर योर वेडिंग। तुम्हें पता है इस न्यूज़ को सुन मुझे कितनी ज़्यादा खुशी मिल रही है। उद्धरण चिन्ह। वहीं विवेक भी दोनों की शादी की न्यूज़ से खुश तो था, पर उसे बार बार जीविका का रोता हुआ मासूम चेहरा नजर आने लगा, जिसकी आंखों में आंसू भी उसी की वजह से आए थे। उसने एक नज़र जीविका को देखी तो दोनों की नज़रें टकराए और जीविका ने उससे मुंह फेर लिया। जीविका को यूं चुपचाप देखकर दृष्टि को थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि वह उसकी शादी को लेकर इतनी एक्साइटेड जो थी, पर अब शादी की न्यूज़ मिलने पर भी कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही। दृष्टि उसके पास गई और जीविका के हाथों को अपने हाथों में लेकर बोली, जीविका क्या हुआ, क्या तुम अपनी दृष्टि दी की शादी में खुश नहीं हो। उद्धरण चिन्ह। जीविका खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, ऐसी कोई बात नहीं है दी, इनफैक्ट मैं तो आप दोनों के लिए बेहद खुश हूँ। कुछ स्ट्रेस की वजह से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, उसके अलावा सब ठीक है। उद्धरण चिन्ह। शादी की बात सुनकर वेद दौड़ते हुए आया। सामने अपनी दृष्टि मासी को देखते हुए वह खुशी से उसकी गोद में जाने के लिए मचलने लगा, तो दृष्टि ने भी उसे अपनी गोद में उठा लिया। वेद अपनी एक्साइटमेंट से भरी वॉइस में बोला, दलिष्टि माची क्या आप शादी कर रहे हो। उद्धरण चिन्ह। वन्या भी के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, हाँ बेबी आपकी दृष्टि मासी अब शादी करने वाली हैं। वेद अपनी टिमटिमाती मासूम आंखों से वन्या की तरफ देखते हुए बोला, पल किच्छे मम्मा, क्या माची को भी कोई फ्रेंड मिल गया है। उद्धरण चिन्ह। वन्या अपने बेबी के गालों को आहिस्ते से पींच करते हुए बोली, बेबी दृष्टि मासी की शादी आपके अनय चाचू से होने वाली है। आप अपने चाचू और मासी की शादी के लिए एक्साइटेड होना ना बेबी। उद्धरण चिन्ह। 98 बाथरूम रोमांस। वन्या भी के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, हाँ बेबी आपकी दृष्टि मासी अब शादी करने वाली हैं। वेद अपनी टिमटिमाती मासूम आंखों से वन्या की तरफ देखते हुए बोला, पल किच्छे मम्मा, क्या माची को भी कोई फ्रेंड मिल गया है। उद्धरण चिन्ह। वन्या अपने बेबी के गालों को आहिस्ते से पींच करते हुए बोली, बेबी दृष्टि मासी की शादी आपके अनय चाचू से होने वाली है। आप अपने चाचू और मासी की शादी के लिए एक्साइटेड होना ना बेबी। उद्धरण चिन्ह। अब आगे। वेद स्माइल करते हुए बोला, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मम्मा, तो क्या अब दलिष्टि माची दलिष्टि ताती बनने वाली हैं। वन्या उसके गुलाबी गालों को आहिस्ते से पींच करते हुए बोली, यस बेबी अब आपकी दृष्टि मासी दृष्टि चाची बनने वाली हैं। उद्धरण चिन्ह। अनय वेद की तरफ अपने हाथ आगे कर बोला, बेटा अब अपने अनय अंकल की गोद में आ जाओ। वेद ने भी नखरे न करते हुए चुपचाप अनय की गोद में चला गया। जीविका का चेहरा अभी भी मुरझाया हुआ था, जिसे दृष्टि ने नोटिस कर लिया था। वहीं विवेक भी परेशान दिखाई दे रहा था। दृष्टि समझ गई कि जरूर इनके बीच कुछ हुआ है, पर उसने इस वक्त पूछना सही नहीं समझा। वे लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि वहां पर चैतन्य दादाजी और अनिल जी आ जाते हैं। अनय और दृष्टि उनकी तरफ जाते हैं। चैतन्य दादाजी तो समझ जाते हैं कि आखिर बात क्या है, इसलिए वो स्माइल करने लगते हैं। वहीं अनिल जी कंफ्यूज्ड होकर कभी चैतन्य जी को देखते हैं तो कभी अनय और दृष्टि को। अनय उनकी तरफ देखते हुए बोला, अनिल अंकल इस वीक मेरी और दृष्टि की शादी होने वाली है। ये बोलते हुए वह वेडिंग इनविटेशन कार्ड अनिल जी के हाथों में थमा देता है। अनिल जी उस कार्ड को देखने लगते हैं।
उन्हें इस तरह से गौर से देखता देख दृष्टि कंफ्यूज्ड होकर बोली, अनिल अंकल, क्या आपको कार की डिज़ाइन पसंद नहीं आई? उद्धरण चिन्ह। अनिल जी दृष्टि की तरफ देखते हुए बोले, अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो तुम्हारे होने वाले ससुर पर गुस्सा आ रहा है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिना बताए शादी की डेट फिक्स करने की? उद्धरण चिन्ह। चैतन्य दादाजी अनिल जी की तरफ देखकर बोले, अनिल गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। गौतम ने मुझे पहले ही फोन करके बता दिया था अनय और दृष्टि की शादी को लेकर। अनिल जी किसी छोटे बच्चे की तरह मुंह बनाते हुए बोले, पापा आप मुझे भी बता देते इस बारे में तो मैं भी स्माइल कर रहा होता आपके साथ। उद्धरण चिन्ह। चैतन्य जी उनकी तरफ देखते हुए बोले, अब पता चल गई ना बेटा, तो अब मुस्कुरा लो हम। ये बोलकर दादाजी खुद स्माइल करने लगे। उन्होंने दृष्टि के हाथों मिठाई का डब्बा देख लिया। फिर क्या था, वे अपनी ललचाई आंखों से उस तरफ देखते हुए बोले, अनय बेटा क्या ये मिठाई सिर्फ दिखाने के लिए है या खा भी सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। उन्होंने यह मजाक करने के अंदाज में कहा था। अनय दादाजी की तरफ देखकर बोला, क्या दादाजी आप भी? ये मिठाई इनफैक्ट मिठाई का पूरा डब्बा आप ही के लिए तो है। उसने इतना ही कहा था कि अनिल जी अनय की तरफ मुंह फुलाते हुए बोले, इसका मतलब है कि तुम अपने अनिल अंकल के लिए कुछ भी नहीं लाए? उद्धरण चिन्ह। दृष्टि तो कभी दादाजी को देखती तो कभी अनिल जी को, क्योंकि इस वक्त दोनों किसी छोटे बच्चे की तरह पेश आ रहे थे। अनय उनकी तरफ देखते हुए बोला, अरे अंकल आप तो बुरा मान रहे हैं। वेद भी अपने अनय अंकल की गोद में अपने बड़े दादू और दादू को बच्चों की तरह लड़ते हुए देख रहा था। चैतन्य दादाजी मौके पर चौका मारते हुए जैसे ही दृष्टि के हाथों रखी मिठाई के डिब्बे में से मिठाई निकालने को हुए तभी उन्हें अपने ऊपर किसी की नज़रों की तपिश महसूस हुई। उन्होंने पीछे पलट कर देखा तो ये वन्या थी, जो अपनी कमर पर हाथ रखकर उन्हें ही देख रही थी। वन्या अपनी छोटी आंखों से चैतन्य दादाजी को घूरते हुए बोली, दादाजी गलत बात। उद्धरण चिन्ह। चैतन्य दादाजी की चोरी पकड़ी गई थी। उनके बड़े हुए हाथ अपने आप रुक गए। दादाजी डायबिटिक थे और वन्या उनकी शुगर कंट्रोलर थी। उनकी डाइट का वह बहुत बारीकी से ध्यान रखती थी, पर कभी कभी दादाजी चोरी छिपे छोटे बच्चे की तरह हरकतें करते हुए मिठाई खा ही लेते थे, पर मैक्सिमम टाइम पकड़े भी जाते थे। चैतन्य दादाजी आस भरी निगाहों से यक्षित की तरफ देखने लगे, पर यक्षित ने पहले ही हथियार डालते हुए कह दिया, सॉरी दादाजी, पर इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। और वन्या जो भी कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। उद्धरण चिन्ह। यक्षित की बातें सुनकर दादाजी का चेहरा छोटा सा हो गया। वह किसी छोटे बच्चे की तरह ही बोले, वन्या बेटा, आप अपने दादाजी पर जुर्म कर रही हैं। वन्या भी किसी स्ट्रिक्ट टीचर की तरह बोली, बिल्कुल भी नहीं दादाजी। मैंने पहले भी आपको कहा था न कि इस वीक शुगर बिल्कुल भी नहीं। नो मीन्स नो। उद्धरण चिन्ह। वन्या की बिग नो सुनकर दादाजी बिल्कुल मायूस हो गए। तभी वन्या मिठाई का एक डिब्बा दादाजी के सामने रख देती है, जिसे देखकर दादाजी का छोटा सा मुंह खिल उठता है। वन्या उनकी तरफ देखते हुए बोली, आपके लिए स्पेशली शुगर फ्री मिठाई बनवाई है मैंने, क्योंकि मुझे पता था आप इस वीक तो मिठाई के बिना रहने नहीं वाले। उद्धरण चिन्ह। दादाजी अपने खिले हुए चेहरे के साथ मिठाई का डिब्बा ले लेते हैं और झट से अपने मुंह में एक मिठाई डाल लेते हैं। उनकी इस हरकत पर सब स्माइल कर देते हैं, सिवाय जीविका और विवेक के। जीविका वन्या की तरफ देखते हुए बोली, दी मेरे सिर में दर्द हो रहा है इसलिए मैं रेस्ट करने जा रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। वन्या फिक्र भरी टोन में बोली, एक काम कर, पहले तू मेडिसिन ले ले, फिर बाद में सो जाना। जीविका, दी आप फिक्र मत करो, इतना भी तेज दर्द नहीं है, रेस्ट करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। ये बोलते हुए वह विवेक की तरफ देखे बिना ही अपने कमरे की तरफ चली गई। विवेक उसे जाते हुए देखता रह गया। उसने चैतन्य दादाजी और अनिल जी की तरफ देखकर कहा, दादाजी अनिल अंकल मैं भी चलता हूँ। फिर वह अपनी कार निकालकर ओबरॉय मैंशन के लिए निकल गया। उनके जाने के बाद चैतन्य जी और अनिल जी दोनों अनय और दृष्टि को बेस्ट विशेष देते हुए बोले, हमें बहुत खुशी हुई बेटा ये जानकर कि अब आप दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंधकर हमेशा के लिए एक होने वाले हैं। हमारा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। अनय और दृष्टि दोनों उनके वेल विशेष के लिए उनको थैंक यू बोलते हैं। दादाजी और अनिल जी के जाने के बाद अनय और दृष्टि यक्षित और वन्या की तरफ देखते हुए बोले, इन दोनों के बीच सब ठीक तो है ना? उद्धरण चिन्ह। वन्या टैच होकर बोली, मुझे नहीं लगता कि कुछ भी ठीक है। थोड़ी देर पहले मेरी जीविका रो रही थी। विवेक का चेहरा भी मुरझाया हुआ था। जरूर इनके बीच कुछ हुआ है, मुझे अपनी बहन से बात करनी होगी। उद्धरण चिन्ह। दृष्टि वन्या की तरफ देखते हुए बोली, कहीं जीविका को विवेक की सच्चाई तो पता नहीं चल गई।
अनय विवेक को कोसते हुए बोला, मैंने उस इडियट को कहा था कि ये बात वो और न छिपाए, पर लगता है उसने मेरी बातें गौर ही नहीं की होंगी। उद्धरण चिन्ह। यक्षित उन सबको रिलैक्स करते हुए बोला, शांत हो जाओ गाइस, अब इस बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं होगा। आई एम श्योर यही बात होगी, पर हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये उन दोनों के बीच की बात है, तो उन दोनों को ही आपस में इसे सुलझाना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। अनय यक्षित का सपोर्ट करते हुए बोला, हम आई थिंक यक्षित इज राइट, अगर हम लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाएं तो मामला बिगड़ भी सकता है, इसलिए उन दोनों को ही इसे सॉल्व करना होगा। उद्धरण चिन्ह। वन्या दृष्टि की तरफ देखकर अपनी फिक्र भरी टोन में बोली, दृष्टि मुझे जीविका की बहुत फिक्र हो रही है। यक्षित उसे काम करते हुए बोला, रिलैक्स वाइफी, जीविका कोई छोटी बच्ची नहीं है, वो हैंडल कर लेगी। तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। वन्या ने हाँ में सिर हिला दिया। अनय और दृष्टि भी उनसे मिलकर अपने घर के लिए निकल गए। वन्या अभी भी जीविका के बारे में ही सोच रही थी। ये सोचते हुए वह अपने कमरे की तरफ चली गई। यक्षित भी उसे देखकर समझ चुका था। वन्या अपने बेडरूम में आकर बेड पर बैठ गई और कुछ सोचने लगी। यक्षित भी ऊपर अपने कमरे में आ गया। वह वन्या की बगल में बैठ गया और उसके कंधे पर अपना हाथ रख दिया। वन्या ये फील करते हुए यक्षित की तरफ देखकर उसके सीने में अपना सिर रख लेती है। यक्षित प्यार से उसके सिर को चूम लेता है। वन्या यक्षित के सीने से लगे हुए ही बोली, यक्षित मुझे अपनी प्रिंसेस की बहुत फिक्र हो रही है, पता नहीं दोनों के बीच क्या बात हुई होगी, आपने सुना ना वो रो रही थी। उद्धरण चिन्ह। यक्षित वन्या को अपनी बाहों में कसते हुए बोला, मैंने सुना, पर फिर भी मैं यही कहूंगा कि थोड़ा पेशेंस रखो, खुद को और जीविका को थोड़ा वक्त दो, आई थिंक वो खुद को अच्छे से संभाल लेगी। वन्या यक्षित की तरफ देखते हुए हाँ में सिर हिला देती है और उसके सीने पर अपना सिर रख देती है। थोड़ी देर तक दोनों ऐसे ही रहते हैं। फिर वन्या बेड से उठकर जाने लगी तो यक्षित उसे रोकते हुए बोला, वाइफी कहाँ जा रही हो? वन्या उसकी तरफ देखते हुए बोली, शोव लेने। ये बोलकर वह जैसे ही वहां से जाने को हुई, यक्षित ने दोबारा उसका हाथ पकड़ लिया। वन्या यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, अब क्या है यक्षित, छोड़िए मुझे, नहाने जाना है। यक्षित उसे अपनी तरफ खींचकर उसकी कमर में अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, वाइफी तुम्हें अपने पैरों को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा हस्बैंड है ना। ये बोलते हुए वह वन्या को अपनी गोद में उठा लेता है। वन्या तो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से यक्षित को देखती ही रह जाती है। यक्षित उसे शोवर के नीचे खड़ा कर देता है। वन्या उसकी तरफ देखते हुए बोली, अब आप बाहर जाए, मुझे नहाना है। पर यक्षित दरवाजे से बाहर जाने के बजाय दरवाजे के पास जाकर उसे बंद कर देता है। वन्या सवालिया नजरों से यक्षित की तरफ देखने लगी। यक्षित अपनी आंखों में शरारत लिए हुए बोला, नहा लो वाइफी, इसके लिए मुझे बाहर जाने की क्या जरूरत है। वन्या अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखने लगी। ये देखकर यक्षित उसके पास आया और शोवा ऑन कर दिया। वन्या जैसे ही वहां से जाने को हुई, यक्षित ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर उसे खुद से चिपका लिया। वन्या अब चाहकर भी उससे दूर नहीं हो पा रही थी। दोनों शोवा के नीचे भीगने लगे। वन्या यक्षित की इंटेस आंखों में देखते हुए बोली, यक्षित आप कुछ ज्यादा ही नोटी हो गए हैं। यक्षित अपनी एक उंगली वन्या के भीगे होंठों पर रखकर उसे चुप कराते हुए बोला, शशिश। उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए यक्षित ने शोवा बंद कर दिए। उसकी टी शर्ट पूरी तरह से गीली हो चुकी थी, इसलिए उसने उसे अपनी बॉडी से उतार कर साइड में रख दिया। शर्ट होने पर यक्षित की अट्रैक्टिव चेस्ट वन्या के सामने थी और वह चाहकर भी उससे नजरें नहीं हटा पा रही थी, क्योंकि यक्षित इस वक्त बहुत ज्यादा हॉट लग रहा था। पानी की बूंदें उसके मस्कुलर चेस्ट से होते हुए पेट तक आ रही थी। खुद को इस तरह देखता देख यक्षित के फेस पर एक शरारती स्माइल आ गई। उसने एक नज़र अपनी वाइफी को देखा। पानी पड़ने की वजह से वन्या की साड़ी ट्रांसपेरेंट होकर उसकी बॉडी से चिपक गई थी। उसकी नावेल भी साड़ी में से अच्छे से नजर आ रही थी। वन्या की अट्रैक्टिव फिगर इस वेट लुक में बहुत अच्छे से नजर आ रही थी। उसे इस तरह देखकर यक्षित अपना कंट्रोल खोने लगा और उसे वन्या को छूने की चाहत बढ़ने लगी। यक्षित वन्या के करीब आने लगा था। वह उसे देखते हुए एक एक कदम पीछे लेने लगी। यक्षित उसकी तरफ बढ़ना जारी रखता है। थोड़ी देर बाद वन्या के पास पीछे हटने के लिए स्पेस नहीं रह जाता और वह बाथरूम के वॉल से पूरी तरह सज जाती है। यक्षित अपने बाहों के घेरे में वन्या को कैद कर लेता है। खुद पर यक्षित की प्यार भरी नजरों को महसूस करके वन्या अपने कांपते होंठों के साथ बोली, यक्षित। यक्षित ने वन्या का जवाब न देते हुए उसकी तरफ झुककर उसके होंठों को अपने होंठों की गिरफ्त में ले लिया।
वह आहिस्ते आहिस्ते उसे किस करने लगा। पहले तो वन्या उसे दूर करने की कोशिश करती है, पर ज्यादा देरी तक वह यक्षित की नजदीकियों को रेसिस्ट 99 नारा जगी। यक्षित अपने बाहों के घेरे में वन्या को कैद कर लेता है। खुद पर यक्षित की प्यार भरी नजरों को महसूस करके वन्या अपने कांपते होंठों के साथ बोली, यक्षित। यक्षित ने वन्या का जवाब न देते हुए उसकी तरफ झुककर उसके होंठों को अपने होंठों की गिरफ्त में ले लिया। वह आहिस्ते आहिस्ते उसे किस करने लगा। पहले तो वन्या उसे दूर करने की कोशिश करती है, पर ज्यादा देरी तक वह यक्षित की नजदीकियों को रेसिस्ट नहीं कर पाती और वह खुद भी उसका साथ देने लगी। अब आगे वन्या का साथ पाकर यक्षित की किस और डीप हो जाती है। उसके होंठों को पूरे पैशन से किस करने के बाद जब यक्षित को फील होता है कि वन्या अपने सांसों के लिए लड़ रही है तो यक्षित उसे रिलीज कर देता है। वन्या तेज तेज सांस लेकर खुद को नॉर्मल करने लगी। यक्षित अभी भी अपनी डिजायर भरी निगाहों से वन्या को देख रहा था। वह वन्या की नेक की तरफ झुक गया और अपने गर्म होंठ उसकी नेक पर रख दिया। वह धीरे धीरे उस किस करने लगा। उसके इस तरह से छूने से वन्या सहने लगी। उसकी पकड़ यक्षित की पीठ पर कसने लगी, जिसे यक्षित भी फील कर पा रहा था। उसकी नेक को किस करते हुए यक्षित एक झटके में वन्या की साड़ी उसकी बॉडी से रिमूव कर देता है। ये फील करके वन्या अपने सीने को दोनों हाथों से क्रॉस करके छिपाने की कोशिश करती है। यक्षित आहिस्ते से उसके दोनों हाथों को अपने हाथों के गिरफ्त में लेकर आहिस्ते से नीचे झुककर वन्या की नावेल को किस कर लेता है। फिर वन्या को अपनी गोद में उठाकर बेडरूम में आकर उसे आहिस्ते से बेड पर लेटा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। यक्षित ने अपनी बॉडी का वेट अपने दोनों हाथों पर दे दिया था, ताकि वन्या की बॉडी पर उसका वेट न पड़े। वन्या ने अपने मुलायम हाथ यक्षित के खुले सीने पर रख दिया था। वह एकटक उसे निहार रही थी। यक्षित वन्या के चेहरे पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे करते हुए उसके माथे को चूम लेता है। इस मीठे एहसास में वन्या की आंखें बंद हो जाती है। यक्षित उसके चांद से चेहरे को प्यार से निहारने लगा। फिर अचानक से उसने वन्या को अपने ऊपर कर लिया। उसका एक हाथ वन्या की कमर पर था, वहीं दूसरे हाथ से वह उसके बिखरे बालों को ठीक कर रहा था। वन्या एकटक यक्षित के हैंडसम फेस को निहारने लगी। उसने यक्षित के चेहरे की तरफ झुककर आहिस्ते से उसके होंठों को चूम लिया, जिससे यक्षित के फेस पर एक स्माइल आ गई। वन्या ने बारीक बारी से उसके दोनों गालों को भी चूम लिया। नीचे झुककर उसने जैसे ही यक्षित की नेक को किस किया, यक्षित की पकड़ वन्या की कमर पर मजबूत हो गई। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि वन्या को दर्द होने लगा। यक्षित ने वन्या को अपने नीचे कर लिया और उसके होंठों को अपने होंठों की गिरफ्त में लेकर एक बार फिर किस करने लगा। थोड़ी देर तक ऐसे ही किस करने के बाद उसने उसकी होंठों को जोर से बाइट कर लिया, जिससे वन्या की चीख निकल गई। वह आंखें छोटी करके यक्षित को देखने लगी, पर इस वक्त यक्षित को उस पर बहुत प्यार आ रहा था, इसलिए वह यहीं पर नहीं रुका। वन्या की नेक को किस करते हुए वह नीचे आ गया और वन्या की पूरी बैली को किस करने लगा। उसकी इस सेंसुअल किसेस से वन्या की सांसें भारी होने लगी। यक्षित उसकी गहरी सांसों से मदहोश होकर अपना कंट्रोल खोने लगा। थोड़ी ही देर बाद यक्षित ने दोनों के सारे कपड़े रिमूव कर दिए। वह वन्या की पूरी बॉडी पर किस और बाइट करने लगा। दोनों एक दूसरे को ऐसे ही प्यार करते हुए एक बार फिर एक हो गए। उस कमरे में वन्या की मदहोशी भरी आहें गूंजने लगी। दोनों एक दूसरे को जी भर कर प्यार जता ही रहे थे कि तभी उनके बेडरूम की डोर नॉक हुई। यक्षित को ये डिस्टर्बेंस बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि आज बहुत टाइम बाद उसे अपनी वाइफी के करीब आने का मौका मिला था। वह अपनी वाइफी को थोड़ी देर और प्यार करना चाहता था, पर एक बार फिर दरवाजा नॉक हुआ। यक्षित को अब गुस्सा आने लगा। न चाहते हुए भी उसे वन्या से अलग होना पड़ा। वह बेड से उठ गया और एक टॉवेल अपनी कमर में बांधकर क्लोजेट रूम की तरफ चला गया और अपने कपड़े पहन कर आ गया। उसने वन्या को भी कपड़े पहनने के लिए कह दिया। वन्या एक ब्लैंकेट से खुद को कवर करके क्लोजेट रूम में चली गई। यक्षित ने दरवाजा खोला तो सामने वेद परेशान सा खड़ा था। अपने बेबी को देखते ही यक्षित का सारा गुस्सा गायब हो गया। अपने बेबी को यूं परेशान देख यक्षित ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और अंदर लाकर दरवाजा बंद कर दिया। यक्षित वेद की तरफ देखते हुए बोला, बेटा क्या हुआ, आप परेशान क्यों हो? वेद अपनी कमर पर हाथ रखकर अपनी क्यूट वॉइस में बोला, डैडी अने अंकल और दलिष्टी आंटी की शादी होने वाली है, पर वेदांश ने तो अभी तक डिसाइड ही नहीं किया है कि वो क्या पहनेगा। वेद ने बिल्कुल किसी बड़े की तरह ये कहा, जैसे कि ये कोई बहुत ही सीरियस मैटर है। वन्या भी तब तक कपड़े पहनकर बाहर आ चुकी थी। उसने अपने बेबी की बातें सुन ली थी। यक्षित अपने बच्चे की क्यूट शिकायत सुनकर खुद को स्माइल करने से रोक नहीं पाया। वह उसके फुले हुए गालों को किस करते हुए बोला, लेकिन बेबी आपको ये सोचने की ज़रूरत क्या है? आपकी मम्मा है ना, वो डिसाइड कर लेंगी। हम
उद्धरण चिन्ह। वेद भी अपनी मम्मा की तरफ देखते हुए बोला, अरे हाँ, वेदांश तो भूल ही गया था। मेरी मम्मा मेरे लिए कपड़े डिसाइड कर लेंगी। ये बोलते हुए वह वन्या की गोद में चला जाता है। वन्या उसे अपनी गोद में लेकर यक्षित के बगल में सोफे पर बैठ जाती है। वेद अपनी मम्मा को ही निहार रहा था। वेद को अपनी तरफ यूं देखता देख वन्या उसकी पीठ को प्यार से सहलाते हुए बोली, आप क्या देख रहे हो बच्चा? उद्धरण चिन्ह। वेद वन्या के कंधे की तरफ पॉइंट करते हुए बोला, मम्मा क्या आपको कीले ने फिर से काट लिया? वन्या सवालिया नजरों से वेद की तरफ देखती है, फिर उस तरफ जिधर वेद अपनी उंगली पॉइंट कर रहा था। दरअसल से यक्षित का दिया लव बाइट था। उसने उसके कंधे पर जोर से बाइट किया था जिससे उसके कंधे पर दांतों के निशान बन गए थे। वन्या ने एक नज़र घूरकर यक्षित की तरफ देखा। वह वेद की तरफ देखते हुए बोली, हाँ बेबी, आपकी मम्मा को कीड़े ने काटा है। वेद अपनी मम्मा को ध्यान से देखने लगा, जैसे कि वन्या की बाइट मार्क को देखकर उसे भी दर्द हो रहा हो। वह अपनी मम्मा के नेक की तरफ भी पॉइंट करते हुए बोला, मम्मा आपको कीड़े ने यहाँ पर भी काटा है। उद्धरण चिन्ह। फिर वन्या के चेहरे की तरफ फिक्र भरी निगाहों से देखते हुए बोला, मम्मा क्या आपको बहुत दर्द हो रहा है? वेद के चेहरे पर अपने लिए फिक्र देखकर वन्या का दिल पिघल गया। उसने आहिस्ते से वेद के छोटे होंठों पर किस कर लिया। कुछ सोचते हुए वेद बोला, मम्मा आप फिक्र मत करो, मैं आपका दर्द अभी ठीक कर देता हूँ। उद्धरण चिन्ह। यक्षित भी अपने बेबी की तरफ ही देख रहा था कि वो अपनी मम्मा की दर्द को कम करने के लिए क्या करने वाला है। वेद आहिस्ते से वन्या के कंधे की तरफ झुक गया और अपने छोटे छोटे होंठों से वन्या के बाइट मार्क को किस कर लिया। उसने उसकी नेक के बाइट मार्क को भी किस कर लिया। वन्या अपने बेबी की क्यूट हरकतें देखकर स्माइल करने लगी। फिर वह मासूमियत से अपनी मम्मा की तरफ देखते हुए बोला, मम्मा आपका दर्द ठीक हो गया। वन्या अपने बेबी को सीने से चिपकाकर उसके सिर पर किस करते हुए बोला, हाँ बेबी, अब आपकी मम्मा बिल्कुल ठीक है। वेद अपनी मम्मा के गर्दन के चारों तरफ अपने हाथ लपेट लेता है। वह उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, मम्मा वेदांश को भूख लगी है। वन्या वेद को अपनी गोद में लेकर किचन की तरफ जाने लगती है। यक्षित अपना लैपटॉप लेकर सोफे पर बैठकर काम करने लगा। वन्या वेद के लिए खाना बनाने लगी। वेद किचन स्लैब में बैठा हुआ अपनी मम्मा को निहार रहा था। तभी युवान भी भटकते भटकते वहां आ गया। जैसे ही उसे वन्या खाना बनाते हुए दिखी, उसकी आंखों में चमक आ गई। वह वन्या की तरफ देखते हुए एक्साइटमेंट में बोला, भाभी। फिर वह वन्या के कंधे पर झांककर ये देखने लगा कि वन्या आखिर बना क्या रही है। वन्या उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम भी बैठो, थोड़ी देर बाद तुम्हें खाना मिल जाएगा। ये सुनकर युवान स्लैब में ही वेद के बगल में बैठ जाता है। वेद अपने छोटे छोटे पैरों को नीचे हिला रहा था। युवान अपनी भाभी की तरफ देखते हुए बोला, भाभी आप बहुत स्वीट हो। युवान की तारीफ सुनकर वन्या स्माइल करते हुए खाना बनाने लगी। वहीं वेद अपने दोनों हाथों पर हाथ रखकर अपनी मम्मा को देखते हुए बोला, तातू मेरी मम्मा छबछे छुएट है। उद्धरण चिन्ह। युवान वेद के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, सही कहा चैंप, आपकी मम्मा सबसे स्वीट है। वेद कुछ सोचते हुए बोला, और छबछे क्यूट भी। थोड़ी देर बाद खाना बिल्कुल रेडी हो जाता है। वन्या उसे 2 प्लेट में निकालकर ठंडा होने के लिए रख देती है। जब वो ठंडा हो जाता है तो वह एक प्लेट युवान को दे देती है और दूसरी प्लेट उठाकर अपने बेबी को खिलाने लगती है। वेद छोटे छोटे बाइट लेकर खाने लगा। थोड़ी देर में ही दोनों चाचा भतीजे ने खाना फिनिश कर दिया। वन्या वेद की तरफ देखते हुए बोली, बेबी जाओ अपने चाचू के साथ खेलो, हम मम्मा को कुछ काम है। उद्धरण चिन्ह। युवान वेद को गोद में लेकर बाहर गार्डन की तरफ चला गया। क्योंकि वेद अपने चाचू के साथ फुटबॉल खेलने वाला था, वे दोनों फुटबॉल लेकर गार्डन की तरफ चले गए। वहां पर बाकी बॉयज भी थे। सभी मिलकर वेद के साथ फुटबॉल खेलने लगे। वन्या जीविका के रूम में आई। जीविका विडो के सामने खड़े होकर बाहर की तरफ देख रही थी। वन्या ने आहिस्ते से उसके कंधे पर हाथ रखा, जिससे जीविका का ध्यान टूटा और वह अपनी दी को देखने लगी। उसने खुद को नॉर्मल दिखाते हुए कहा, दी आप। उद्धरण चिन्ह। पर वन्या अपनी बहन को बचपन से जानती थी। जीविका चाहे लाख कोशिशें कर ले, पर वन्या उसके दिल की बातें जान ही लेती थी। वन्या जीविका के गालों को प्यार से सहलाते हुए बोली, मैं जानती हूँ तुम सैद हो, इसलिए अपने दी से छिपाने की कोशिश मत करना। उद्धरण चिन्ह। जीविका ने अपने गम छिपाने की बहुत कोशिश की पर छिपा नहीं पाई। उसकी तकलीफें आंसुओं के रूप में बाहर आने लगी। वन्या ने उसके कंधे को पकड़कर बेड पर लाकर आहिस्ते से बिठा दिया और खुद उसके बगल में बैठ गई। उसने जीविका के आंसुओं को पोंछते हुए कहा, अब बताओ क्या बात है? तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकती। उद्धरण चिन्ह।
जीविका ने अपनी आंसू भरी आंखों से वन्या की तरफ देखते हुए हाँ में सिर हिला दिया और कहा, दी मेरा दिल टूट गया है। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। किसी ने मेरा दिल दुखाया है। उद्धरण चिन्ह। वन्या जीविका की तरफ देखते हुए बोली, क्या वो विवेक है? जीविका ने हाँ में सिर हिला दिया तो वन्या उसकी तरफ देखते हुए बोली, अच्छा अब बताओ कि आखिर बात क्या है? उद्धरण चिन्ह। जीविका सारी बातें वन्या को बता देती है। वह अपने आंखों में आंसू लेकर बोली, दी विवेक ने मुझसे झूठ कहा। मुझे अंधेरे में रखकर उन्होंने मुझे धोखा दिया। आपको पता है मैं उनसे प्यार करने लगी थी, पर जब मुझे उनकी सच्चाई पता चली तो मेरा दिल टूटकर बिखर गया। ये बोलते हुए वह जोर जोर से रोने लगी। जब 100 विवेक का गुस्सा। जीविका सारी बातें वन्या को बता देती है। वह अपने आंखों में आंसू लेकर बोली, दी विवेक ने मुझसे झूठ कहा। मुझे अंधेरे में रखकर उन्होंने मुझे धोखा दिया। आपको पता है मैं उनसे प्यार करने लगी थी, पर जब मुझे उनकी सच्चाई पता चली तो मेरा दिल टूटकर बिखर गया। ये बोलते हुए वह जोर जोर से रोने लगी। अब आगे। वन्या उसे कसकर अपनी बाहों में थाम लेती है। वह जीविका की पीठ रब करते हुए उसे शांत करने की कोशिश करती है। जीविका थोड़ी देर तक अपनी दी की सीने से लगकर जी भर कर रोती है। थोड़ी देर बाद जब वह शांत हो जाती है तो वन्या उसके गालों को अपने हाथों में भरकर उसके आंसुओं को पोंछ लेती है। वह बेड के साइड टेबल पर रखा पानी का ग्लास लेकर जीविका को पानी पिलाती है। फिर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, तुम्हें कैसे पता चला कि विवेक ओबरॉय एंटरप्राइजेस का सीईओ है? उद्धरण चिन्ह। जीविका वन्या को सारी बातें बता देती है। जीविका की बातें सुनकर उसे उस शिखा और उसकी बाकी चमचियों पर बहुत जोर से गुस्सा आता है। वन्या जानती थी कि विवेक एक अच्छा इंसान है। उसने गलत इंटेंशन से जीविका से अपनी आइडेंटिटी नहीं छिपाई होगी, इस बात पर भी वन्या को पूरा भरोसा था, क्योंकि उसने विवेक की आंखों में जीविका के लिए प्यार देखा था। पर अब अनजाने में ही सही पर विवेक ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी तो मार ही ली थी। जीविका भी अपनी जगह पर बिल्कुल सही थी, क्योंकि वह विवेक को दिल से मानने लगी थी, उस पर ट्रस्ट करने लगी थी और प्यार भी करने लगी थी। ऐसे में विवेक का उस कंपनी का सीईओ निकलना जीविका के लिए हॉट ब्रेकिंग था। अगर विवेक ने ये सच्चाई पहले ही बता दी होती तो शायद बात यहाँ तक नहीं बिगड़ती। हाँ, जीविका उससे खफा जरूर होती, पर वह अपने तरीके से उसे मना लेता। पर अभी सीन कुछ दूसरा ही था। वन्या जीविका की तरफ देखकर उसे समझाते हुए बोली, बच्चा, मैं जानती हूँ कि विवेक ने तुम्हारा दिल दुखाया है। तुम अपनी जगह बिल्कुल सही भी हो, पर मैंने उसकी आंखों में भी तुम्हारे लिए प्यार देखा है। उद्धरण चिन्ह। पर जीविका इस वक्त विवेक के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती थी। वह वन्या की गोद में अपना सिर रखते हुए बोली, दी प्लीज मुझे अभी इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मैं रेस्ट करना चाहती हूँ। वन्या ने फिर कुछ नहीं कहा और जीविका के सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगी। आज पहली बार उसने अपनी प्रिंसेस को इस हालत में देखा था। उसने जीविका को लास्ट बार रोते हुए बचपन में देखा था। जीविका बचपन में बहुत जिद्दी और नटखट बच्ची हुआ करती थी। जब भी उसके डैड उसकी फेवरेट डॉल लेकर नहीं आते थे, वह रो रोकर अपनी हालत खराब कर लेती थी। अपनी जिद पूरी करवा कर ही मानती थी। पर आज जीविका अपनी जगह पर बिल्कुल सही थी। वन्या के प्यार से सहलाने से जीविका की आंखें अपने आप बंद हो गई और वह नींद की आगोश में चली गई। वन्या ने एक नज़र जीविका को देखा, फिर उसके माथे पर आहिस्ते से किस करके उसे ठीक से सुलाकर उसे ब्लैंकेट से अच्छी तरह कवर कर देती है। वह जीविका के सोते हुए मासूम चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, आई होप विवेक तुम्हें जल्दी मना ले। ये बोलते हुए वह उस कमरे से बाहर निकल गई। ओबरॉय मैंशन। विवेक का रूम। विवेक शोवर के नीचे खड़ा होकर भीग रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। उसे बार बार जीविका का वो रोता हुआ चेहरा अपनी आंखों के आगे नजर आने लगा। साथ ही उसे खुद पर गुस्सा भी आने लगा कि क्यों उसने ये सच बताने में देरी की। इस गुस्से की वजह से उसने बाथरूम की वॉल पर एक जोर का मुक्का मारा, जिससे उसके हाथों में चोट लग गई। पर इस वक्त उसे जीविका की फिक्र ज्यादा थी, इसलिए उसने अपनी तरफ ध्यान नहीं दिया। उसने अपने गुस्से को शांत किया और सोचने लगा कि जरूर ऑफिस के अंदर का ही कोई इंसान होगा जिसने ये करने की हिम्मत की होगी। वैसे तो विवेक ने अपने सारे एम्प्लॉइज को वार्न करके रखा हुआ था कि जीविका को उसके सीईओ होने की सच्चाई तब तक पता नहीं चलनी चाहिए जब तक वो खुद न चाहे। पर ऑफिस में कोई तो ऐसा था जिसने ये करने की हिम्मत की थी, वरना जीविका को जब इतने दिनों तक उसके सीईओ होने की सच्चाई पता नहीं चल पाई थी तो आज अचानक कैसे चल गई। ये सोचकर ही विवेक की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने ठान लिया कि वह पता लगवा कर रहेगा कि किसको आग से खेलने का इतना शौक है, जिसने विवेक के खास ऑर्डर पर भी उसके ऑर्डर को अनफॉलो करने की जुर्रत की। वह थोड़ी देर तक शोवर के नीचे भीगता रहा।
फिर शावर बंद करके अपने कपड़े चेंज करके वह बाहर आ गया। वह सोफे पर बैठ गया और अपने असिस्टेंट शिवम को कॉल करके ये पता करने का ऑर्डर दिया कि जीविका को उसकी सच के बारे में कैसे पता चला। शिवम ने यस बॉस कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। विवेक भी गुस्से से सामने की तरफ अपनी जलती आंखों से देख रहा था। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि वो जो कोई भी हो पर विवेक उसे छोड़ने वाला नहीं था। जीविका को सुलाने के बाद वन्या किचन में आ गई और डिनर की तैयारियां करने लगी। थोड़ी देर बाद डिनर बनकर बिल्कुल रेडी था। सभी डिनर के लिए नीचे डाइनिंग टेबल पर आ चुके थे। जीविका भी सबके साथ वहां पर डिनर के लिए बैठी हुई थी। अभी उसकी हालत पहले से काफी बेहतर लग रही थी। ये देखकर वन्या को थोड़ा सुकून मिला। सबने शांति से डिनर किया। वेद को खिलाने के बाद वन्या ने भी खाना खा लिया था। खाने के बाद सभी अपने अपने बेडरूम में आ चुके थे। यक्षित बेड पर लेटकर वन्या का इंतजार कर रहा था। वन्या चेंजिंग रूम से अपने नाइट वियर पहनकर बेड पर ही आ रही होती है। बेड पर आकर वह जैसे ही यक्षित की तरफ देखती है, यक्षित उसकी नेक को पकड़कर उसके चेहरे को अपने चेहरे के करीब करके उसे किस करने लगा। यक्षित के इस अचानक से हुए किस से वन्या हैरान हो गई। उसे यक्षित के इस मूव का कोई अंदाजा नहीं था, पर यह किस ज्यादा लंबी नहीं चल पाए क्योंकि वेद अपने नन्हे नन्हे पैरों से अपने हाथों में अपना सुपरमैन वाला टेडी लेकर क्यूट क्यूट कार्टून प्रिंट वाला नाइट वियर पहनकर दरवाजे से अपने मॉम डैड के कमरे में एंटर हुआ, जिसके कारण यक्षित ने तुरंत वन्या को छोड़ दिया और दोनों की निगाहें सामने खड़े क्यूट वेद पर चली गई। वन्या उसे बेड में चढ़ाते हुए पूछती है, बेबी क्या हुआ, आप सोए नहीं? वेद अपने टैडी को अपने हाथों में दबाकर यक्षित और वन्या के बीच घुसते हुए बोला, मम्मा डैडी आज वेदांश आप दोनों के छात छुएगा। ये बोलते हुए वह अपनी मासूम आंखों से अपने मॉम डैड को देखता है और लेट जाता है। वन्या अपने बेबी के इस हरकत पर स्माइल करती है। वह आहिस्ते से उसके माथे को चूम लेती है। वहीं यक्षित भी उसकी छोटी सी नाक को चूम कर उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है। वन्या उसे सुलाने की कोशिश करते हुए बोली, बेबी रात बहुत हो गई है, अब आप सो जाए। हम वन्या के ऐसा कहने पर वेद वन्या के गालों पर किस करते हुए बोला, गुड नाइट मम्मा। उद्धरण चिन्ह। वन्या उसके गालों को चूमते हुए बोली, गुड नाइट मेरा बच्चा। वेद अपने डैडी के गालों पर भी किसी करते हुए बोला, गुड नाइट डैडी। यक्षित भी अपने बेबी को किस करके उसे गुड नाइट बोलता है। वह वेद के छोटे से पेट पर प्यार से थपकियां देता है, जिससे जल्द ही वह नींद के आगोश में चला जाता है। सोते हुए भी वह अपने टैडी को हक किए हुए था। ऐसा करते हुए वह बहुत क्यूट भी नजर आ रहा था। यक्षित ने वेद के सोते हुए मासूम चेहरे की तरफ देखकर उसके माथे को आहिस्ते से चूम लिया। फिर वन्या, जिसकी आंखें अभी भी खुली हुई थी, उसके एक हाथ को अपने हाथों में लेकर उसे किस करते हुए बोला, रात बहुत हो गई है वाइफी, तुम भी सो जाओ। उद्धरण चिन्ह। वन्या ने हाँ में सिर हिला दिया और वेद को अपने सीने से लगाकर अपनी आंखें बंद कर ली। यक्षित ने भी दोनों को हक कर लिया और अपनी आंखें बंद कर थोड़ी ही देर में वह भी नींद के आगोश में चला गया। ओब्रॉय मैंशन। विवेक का रूम। विवेक अपने बेड पर लेटा हुआ था। वह बार बार अपने करवट बदलने में लगा हुआ था क्योंकि आज उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह लगातार जीविका के बारे में ही सोच रहा था। उसके मन में बार बार यही सवाल आ रहा था कि कहीं उसकी और जीविका की कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म न हो जाए। पर फिर वह अपने मन को समझाने लगा कि उसने जानबूझकर ये थोड़ी किया था। उसे तो जीविका से फ्रेंडशिप करनी थी, वरना अगर जीविका को उसके सीईओ होने की सच्चाई पहले ही पता होती तो वह उससे इतना घुल मिल नहीं पाती। पर विवेक के मन में ये भी ख्याल आ रहा था कि जरूर जीविका यही सोच रही होगी कि उसने जानबूझकर ऐसा किया है। विवेक आज एक अजीब सी कसमकस में उलझ चुका था। वह किसी भी तरीके से इस मैटर को जल्द से जल्द सॉल्व करना चाहता था, क्योंकि वह किसी भी कीमत पर जीविका को खो नहीं सकता था। इसलिए उसने ठान लिया था कि वह किसी भी हालत में उसे मना कर ही दम लेगा। जीविका के बारे में सोचते सोचते ही कब विवेक नींद के आगोश में चला गया उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह विवेक की नींद जल्दी खुली। वह अपनी रेगुलर की रूटीन को फॉलो करते हुए जिम गया। फिर 1 घंटे तक जिम में पसीने बहाने के बाद वह अपने बेडरूम में आकर शोवर लेने लगा। थोड़ी ही देर में वह ऑफिस के लिए बिल्कुल रेडी हो गया। फिर वह ब्रेकफास्ट किए बगैर ही ऑफिस के लिए निकलने लगा तो उसकी मॉम ने उसे रोकते हुए कहा, बेटा इतनी जल्दी ऑफिस जा रहे हो, कम से कम ब्रेकफास्ट तो करते जाओ। उद्धरण चिन्ह। पर विवेक अपनी मॉम की तरफ देखते हुए बोला, मॉम मुझे कुछ जरूरी काम है इसलिए जा रहा हूँ, आप टेंशन मत लो, मैं ऑफिस में ही अपना ब्रेकफास्ट कर लूँगा। ये बोलते हुए वह तुरंत मेंशन से निकलकर अपने कार निकालकर ऑफिस के लिए निकल गया। मिसेस ओब्रॉय उसे जाते हुए देखती रह गई। थोड़ी ही देर में विवेक अपने कैबिन रूम में मौजूद था।
उसका असिस्टेंट शिवम उसके बगल में खड़ा हुआ अपने बॉस को कुछ सीसीटीवी फुटेजेस दिखा रहा था। विवेक जैसे जैसे उन्हें देख रहा था, उसके चेहरे का एक्सप्रेशन वक्त के साथ और भी सख्त और खतरनाक होता जा रहा था। वीडियो देख लेने के बाद शिवम उसकी तरफ देखते हुए बोला, बॉस आई होप अब आपको पता चल चुका होगा कि इन सब के पीछे किसका हाथ था। उद्धरण चिन्ह। विवेक अपनी जलती आंखों के साथ सामने की तरफ देख रहा था। इस वक्त विवेक की खूबसूरत काली गहरी आंखें किसी को जलाकर राख कर देने की फिराक में थीं। वह सामने की तरफ देखते हुए इंटरकॉम से ऑर्डर देते हुए बोला, कॉल मिस शिखा राइट नाउ। उद्धरण चिन्ह। शिवम मिस शिखा की बाकी की चमचियों को भी उसके कैबिन आने के लिए बोल देता है। जैसे ही ये न्यूज़ उन सबको मिलती है, सभी डर से धर धर कांपने लगते हैं, क्योंकि ऑफिस में शायद ही कोई होगा जो विवेक सिंह ओबरॉय के गुस्से से वाकिफ नहीं होगा। ये सोचकर ही उन एम्प्लॉइज़ के पसीने छूटने लगे, क्योंकि मिस शिखा के बहकावे में आकर उन्होंने अपना काम तो कर दिया था, पर अब उनकी हालत खराब हो रही।